हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का आपका टॉपिक है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, GAAP। द एक्रोनिम इज प्रोनाउंस्ड एज गैप। ओके, इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है? गैप। इस कंसेप्ट को मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सोचिए, लेट अस इमेजिन ए सिचुएशन वेयर यू आर द प्रोप्राइटर and you take copies of book of accounts of your business to 5 different accountants। क्या किया आपने अपना रिकॉर्ड जो था, जो भी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखा था, उसको लेकर आप किसके पास गए? 5 अलग अलग अकाउंटेंट्स के पास। एंड यू आस्क देम टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिकॉर्ड। आपने उनको क्या कहा कि उस रिकॉर्ड की बेस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाए। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये टर्म जो है नोट डाउन कर लेनी चाहिए, खासकर मैं साइंस बैकग्राउंड के बच्चे या आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनको जो भी मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ और उनका थोड़ा सा मीनिंग अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, उसको नोट डाउन कर लीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस और साथ ही साथ बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस से कंपनी के प्रॉफिट का पता चलता है और बैलेंस शीट से ऑर्गेनाइजेशन का एसेट्स और लाइबिलिटीज का पता चलता है कि कंपनी के पास कितने अपने रिसोर्सेज हैं और कंपनी को कितना जो है लाइबिलिटी पे ऑफ करना है। ये किससे पता चलता है? बैलेंस शीट से। तो जब भी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्म यूज कर रहा हूँ, इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा हूँ और साथ ही साथ बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ। ये प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट जो भी टर्म्स आ रही हैं, इनको आगे जो है आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अभी याद रखिए कि उस प्रोप्राइटर ने अकाउंटेंट को क्या कहा कि ये लो मेरा रिकॉर्ड पकड़िए आप और मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करके दो। ठीक है, आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद वो अकाउंटेंट जो है वापस प्रोप्राइटर के पास आते हैं, ओके, ओनर के पास आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और उसके हाथ में वो स्टेटमेंट जो है हैंड ओवर कर देते हैं। अब होता क्या है कि वो पांचों अकाउंटेंट की जो स्टेटमेंट थी वो डिफरेंट प्रॉफिट शो कर रही थी, और डिफरेंट ही नहीं, बहुत ही ह्यूज मार्जिन से वो वेरी कर रहा था। किसी का तो लॉस भी शो कर रहा था, किसी के प्रॉफिट में लाख का भी डिफरेंस था। तो बिजनेस अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लेकिन पांचों का अलग से प्रॉफिट आ रहा है या किसी का लॉस भी आ रहा है। तो प्रॉब्लम कहां पर आई? ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ? कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि उनके पास कोई एक कॉमन बेस नहीं था जिस बेस पर वो स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकें। उन्होंने तो अपने मेथड्स फॉलो किए जो उन्हें ठीक लगा, और उसकी बेस में उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करके हैंड ओवर कर दी। तो वहां पर ना ही ट्रांसपेरेंसी रही, ना ही अंडरस्टैंडेबिलिटी रही। कल के लिए कंपेयर करना पड़ जाए स्टेटमेंट्स को, वो कंपेरेबिलिटी का फीचर भी वहां पे खत्म हो गया। रिलायबिलिटी भी कुछ नहीं है स्टेटमेंट्स की। इसलिए एक कॉमन बेस फाइंड आउट किया गया कि उस बेस या उस मेथड या उस रूल को जो है फॉलो किया जाए जब भी कोई अकाउंटेंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहा हो। और वही रूल्स, वही गाइडलाइंस या वही प्रिंसिपल जो कॉमन बेस है, जो सबको फॉलो करना है, किसके लिए करना है? टू ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी, ओके, कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उन स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए वो कॉमन बेस या कॉमन मेथड या वो कॉमन रूल्स या वो कॉमन कंसेप्ट्स या प्रिंसिपल जो है वो सबको फॉलो करने हैं। तभी जाके आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ढंग से और अंडरस्टैंडेबल होंगी। और कंसेप्ट किसका आया? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मीन्स ये प्रिंसिपल्स जनरली जो है हर जगह एक्सेप्ट करने चाहिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते वक्त। तो देखिए, आप नोट भी कर लीजिए, मैंने मीनिंग क्या लिखा हुआ है। दीज आर द रूल्स, गाइडलाइंस, प्रिंसिपल, कंसेप्ट्स adopted for recording and reporting। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने वक्त भी फॉलो करना है, और मैंने कहा था कि बिजनेस सिर्फ रिकॉर्डिंग तक ही सीमित नहीं रहता है। अकाउंटिंग मींस रिकॉर्डिंग तक ही सीमित नहीं है। रिकॉर्ड करने के बाद बिजनेस का नेक्स्ट काम, मैंने याद होगा आपको अकाउंटिंग के डेफिनेशन में बताया था, इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। मींस रिपोर्ट भी करना होता है, सिर्फ रिकॉर्ड ना के अपने पास नहीं रख लेना है। तो ये रूल्स, गाइडलाइंस जो अकाउंटेंट्स को फॉलो करने हैं फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। कहने का मतलब है जो भी आपने अकाउंटिंग का काम करना है
वो इन रूल्स की बेस पे करना है, इन कंसेप्ट्स की बेस पे करना है। ओके, तो समझ गए आप गैप क्या है? ये एक सेट है रूल्स का, प्रिंसिपल्स का, जो किस वक्त फॉलो किए जाते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते वक्त और उनको रिपोर्ट करते वक्त। ओके गाइस, तो आप इसको नोट डाउन कर दीजिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब आपको गैप का मीनिंग क्लियर है? सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि वो कंसेप्ट्स हैं, कॉमन कंसेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो सभी अकाउंटेंट्स को फॉलो करने पड़ते हैं जब भी वो अकाउंटिंग का फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब वो बहुत से कंसेप्ट्स हैं, बहुत से प्रिंसिपल्स हैं, हम उनको वन बाय वन जो है पढ़ने जा रहे हैं। ओके, और मैं आपको बता दूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप इसमें से एक या दो क्वेश्चन लेकर चलिए कि आएगा ही आएगा। ओके, तो आप सबसे पहले इन सभी कंसेप्ट्स को नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम इनको वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। चलिए आप नोट कीजिए। स्टूडेंट्स, चलिए अब हम उन कंसेप्ट्स को वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर जो मैंने लिखा हुआ है दैट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के लिए मैंने लिखा हुआ है बिजनेस एंड ओनर्स दे आर टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी। दोनों की अपनी अपनी पहचान है। ओनर जो है उसकी अपनी पहचान है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक अपनी पहचान है। एग्जाम्पल से देखिए, सपोज ये मैं हूं ललित और ये मेरा बिजनेस है द ललित के नाम से। ठीक है, अब होगा क्या, बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे यहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा कुछ पैसा। इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और देखिए, जैसे आप किसी को पैसा उधार देते हैं, वो उसको क्या ट्रीट करता है? लायबिलिटी। ओके, इसी तरह से क्योंकि एक दूसरा नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, आप उसे 1000 रुपये या 10,000 रुपये दे रहे हो, उसके लिए वो क्या है? वो एक लायबिलिटी है। सेम मैंने कहा कि ये दोनों जो हैं अपनी अपनी एग्जिस्टेंस रखते हैं, अपनी अपनी पहचान रखते हैं। तो ललित ने जब पैसा इस बिजनेस में डाला, दैट इज इन्वेस्टमेंट की, और ये इसके लिए क्या बन गई? लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस को ये पैसा जो है वापस किसको रिटर्न करना है? ललित को रिटर्न करना है। जैसे आप किसी पर्सन को पैसा देते हो, उसकी भी लायबिलिटी होती है कि कुछ समय बाद उसको वो पैसा जो है आपको रिटर्न करना पड़ता है। उसी तरह से यहां पर भी दोनों की एक अपनी पहचान है, और ललित ने जब पैसा इन्वेस्ट किया अपने कंपनी के अंदर, तो जाहिर सी बात है कंपनी की एक अपनी पहचान के नाते उसका ये फर्ज है कि वो पैसा जो है वापस किसको? ललित को रिटर्न करें। अब इसके बाद क्या होता है, तो देखिए मैंने क्या कहा कि ये जो इन्वेस्टमेंट हुई ललित के द्वारा इस बिजनेस के अंदर, वो इसके लिए क्या है? लायबिलिटी है, और उस लायबिलिटी को क्या कहा जाता है? कैपिटल। याद रखना, इसके लिए क्या है? कैपिटल। ये कंपनी के जब अपने रिकॉर्ड्स बनेंगे, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, वहां पर ये वाला अमाउंट सपोज कितना है? ये 1 लाख, 1 लाख का अमाउंट ये कंपनी अपनी बुक्स में क्या दिखाएगा? लायबिलिटी, और इसको क्या नाम दिया जाएगा? कैपिटल। ओके, उसके बाद जो कंपनी है ये अपनी फंक्शनिंग करेगा, जो भी इसके फंक्शंस होंगे, कुछ सामान जो है परचेज करेंगे। ओके, रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, फिनिश गुड्स परचेज करेंगे, और उनकी क्या करेंगे? सेल करेंगे। यही काम होता है कंपनी का। अगर होटल बिजनेस है, उनकी अपनी परचेजिंग होगी और उनकी अपनी तरह की सर्विस की सेल होगी। कोई गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके अपने सर्विसेज, उसकी अपनी जो है डीलिंग होगी, लाइक कुछ परचेजेस करेंगे और वो कुछ चीज़ों की सेल भी करेंगे। वो सारा काम जो है इस कंपनी ने किया, और उस कंपनी को फंक्शन करने के बाद क्या क्या मिलता है? फंक्शनिंग के बाद क्या मिलेगा उसको? प्रॉफिट। प्रॉफिट मिलेगा। ललित ने पैसा इन्वेस्ट किया, ओके, एक कंपनी के अंदर, उस कंपनी ने अपने फंक्शंस किए, फंक्शन मींस परचेसिंग की, सेल किया, व्हाटएवर, और वो काम करने के बाद उस कंपनी को क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो क्या ये प्रॉफिट इस कंपनी का है? नहीं, ये प्रॉफिट भी किसका है? ललित का ही है, क्योंकि ललित ने इस बिजनेस के अंदर पैसा लगाया था, और बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसके बदले में जो ललित ने पैसा उस बिजनेस के अंदर लगाया, उसके बदले में उसको कुछ रिटर्न मिले। तो देखिए, इस कंपनी ने अपना काम किया और प्रॉफिट अर्न किया। अब ये प्रॉफिट कंपनी अपने पास नहीं रखती है, कंपनी इस प्रॉफिट को भी लायबिलिटी ट्रीट करती है। क्या ट्रीट करती है? लायबिलिटी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट भी कंपनी के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि कंपनी का अपना प्रॉफिट नहीं है, या उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना प्रॉफिट नहीं है। ये प्रॉफिट किसका है? उस पर्सन का जिसने इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो ये प्रॉफिट ये कंपनी किसको वापस दे देगी?
ललित को। ओके गाइस, तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट यही बात करता है कि कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी बुक्स में उस चीज को, जो भी ओनर ने इन्वेस्टमेंट की होती है, उसको वो एज अ लायबिलिटी ट्रीट करती है, क्योंकि वो पैसा उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको वापस देना होता है उस पैसे को। तो क्लियर है गाइस? तो ये था आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का सिंपल सा मीनिंग है, ऑनर की और ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी पहचान होती है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मैंने आपको आइडेंटिफाइंग, जब अकाउंटिंग के डेफिनेशन करवा रहा था वहां पर मैंने आपको आइडेंटिफाइंग का मीनिंग बताया था कि आइडेंटिफाइंग किस तरह की ट्रांजैक्शंस की जाती हैं जो मॉनेटरी फॉर्म में हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जिनका लेन देन गिव एंड टेक इसमें हो, मनी में हो। तो वही ये कंसेप्ट भी यहां पर कह रहा है कि दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सिर्फ वही ट्रांजैक्शन जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती हैं जिन्हें आप मनी में एक्सप्रेस कर सको। बहुत सारे और भी इवेंट्स होते हैं, मैंने पहले ही बताया था, लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स हुआ, क्रिएटिविटी ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट, ओके, देन इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, बट अकाउंटिंग जो है इन चीज़ों के साथ डील नहीं करती है। अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं इवेंट्स या उन्हीं ट्रांजैक्शन से डील करती है जिनको कंपनी जो है मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, लाइक परचेजिंग ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ये सारा लेन देन किस में होता है? मनी में होता है। और अकाउंटिंग में हम वही चीज़ें जो हैं रिकॉर्ड करते हैं। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि आपको सभी अकाउंटेंट्स के लिए, देखिए वो एग्जांपल याद कीजिए, मैंने जो बताया था कि आपने अपने रिकॉर्ड जो है अकाउंटेंट्स को दिए और उन्होंने क्या किया, कोई भी कॉमन बेस फॉलो नहीं किया था और आपका प्रॉफिट जो है बहुत ही वेरी कर रहा था सभी अकाउंटेंट्स के थ्रू। अब अगर वो ये कंसेप्ट फॉलो करेंगे कि सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, मनी वाली, देन वो अगर ट्रीट करेंगे कि बिजनेस जो है एक अलग एंटिटी है और उसका ओनर जो है वो एक अलग एंटिटी है, तो आपके जो है जो भी फिगर्स आएंगी, फाइनल फिगर्स जो आएंगी प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट की, वो मिसमैच नहीं करेंगी। तो इसी तरह से जो है इन कंसेप्ट्स को जो है पढ़ना है और इनको फिर इंप्लीमेंट किया जाता है व्हाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का याद रहा आपको कि सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी जिनको हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये भी कहता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस जिनका रिकॉर्ड आपके पास फिजिकल यूनिट्स की फॉर्म में भी है, फिजिकल यूनिट की फॉर्म में भी है, उन ट्रांजैक्शंस को भी आपको कन्वर्ट करना है किसमें? मॉनेटरी फॉर्म में, और फिर उनको रिकॉर्डिंग करनी है। सपोज आपके पास लैंड है 2 एकड़ में, जो बिल्डिंग है उसके अंदर 10 रूम्स हैं, ऑफिस में 5 टेबल पड़े हुए हैं, 12 चेयर्स हैं, ओके, और बैंक में कितना है? 5 लाख रुपए है। तो क्या वो बिल्डिंग जो 2 एकड़ में है या बिल्डिंग में 10 रूम है या वो टेबल चेयर्स, उनकी रिकॉर्डिंग होगी? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है हाँ, उनकी रिकॉर्डिंग भी होगी, क्योंकि वो तो कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। लैंड को कहीं ना कहीं तो कंपनी को शो करना पड़ेगा कि मेरे पास कितनी की लैंड है, कितने के जो है टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, कितने रूम्स हैं ऑफिस में। तो उसके लिए क्या प्रोविजन है कि सबसे पहले आपने उस लैंड की वैल्यू या वो जो बिल्डिंग की जो वैल्यू है, ओके, देन वो टेबल और चेयर्स की जो वैल्यू है, उन सबको जो है किस में कन्वर्ट करना है? मॉनेटरी फॉर्म में। वो 2 एकड़ या 10 रूम उस तरह की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, उनको भी आपने, जैसे लैंड को आपने देखा कि 2 एकड़ की जो है वैल्यू कितनी है, सपोज 1 करोड़ है, तो आप अपनी बुक्स में कितना शो करेंगे? 1 करोड़, वो 2 एकड़ शो नहीं करेंगे। तो गाइस क्लियर है ये पॉइंट? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस आपको रिकॉर्ड करनी है जो मॉनेटरी फॉर्म में है, और अगर मॉनेटरी फॉर्म में नहीं है और वो एक कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस है, जैसे मैंने आपको लैंड बिल्डिंग एग्जांपल दी, तो उनको भी जो है कन्वर्ट किया जाता है पहले मॉनेटरी फॉर्म में और देन उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। तो ये थे आपके 2 कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी और मनी मेजर कंसेप्ट। अब बाकी ये कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दैट्स इट, बाय बाय, थैंक यू।